Good morning, students. Myself Mahendra Kumar, Assistant Professor, Department of ASH. In the previous lecture, we have discussed test of significance for single mean. Today, we are going to discuss test of significance for difference of mean. Suppose x1 and x1 be the mean of a sample of size n1 from a population with mean mu1 and variance sigma 1 square, and let x2 be the mean of the independent random sample of size n2 from another population with mean mu2 and variance sigma 2 square. Since sample size are large, so x1 bar represent normal variate of mu1 comma sigma 1 square upon n1, and second one x2 bar represent the normal variate of mu2 comma sigma 2 square upon n2. स्टूडेंट्स यहाँ पर x1 बार और x2 बार ये तो आपके रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पल मीन को, mu1 एंड mu2 ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके पॉपुलेशन मीन को, और जो सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर है ये है पॉपुलेशन वेरिएंस। और ये जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, अगर इनमें n जो अपने नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं तो हम जो वेरिएंस होता है उसके अंदर n1 से डिवाइड कर देते हैं। तो सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 जो है ये अपना क्या है, एक वेरिएंस है। वो कब यूज़ किया जाता है, व्हेन सैम्पल्स आर वेरी लार्ज। हियर x1 bar minus x2 bar being the difference of two independent normal variate is also a normal variate। हमारा यहाँ कहना क्या है कि x1 bar और x2 bar अगर नॉर्मल वेरिएट फॉर्म में हैं तो देयर डिफरेंस शुड आल्सो बी a normal variate। So the value of z corresponding to x1 bar minus x2 bar is given by z is equal। आपने पहले भी पढ़ा ये चीज़, अपन ने जब सिंगल प्रोपोर्शन और डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि यहाँ पर हमने लिखा था स्मॉल p1 माइनस p2 माइनस ई ऑफ स्मॉल p1 माइनस p2, याद होगा आपको। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ है कि जेड इजिकल लिखा हुआ वही चीज़ है जो आज कल आपने पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पर है कि एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो वही चीज़ है। बट यहाँ पर सबका क्या लेंगे, हम डिफरेंस लेंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास एट प्रेजेंट में डिफरेंस ऑफ मेन पढ़ रहे हैं अपन। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो सैम्पल ऑफ मेन है वो आपके पास x1 बार है और x2 बार है, तो उनका डिफरेंस लेंगे तो x1 बार माइनस x2 बार होगा। इसलिए हमने जो पहला वाला पार्ट x1 बार माइनस x2 बार यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो आपको ये वाला पार्ट, ये x1 बार माइनस x2 बार ये आपका डिफरेंस है। लेकिन ओवरऑल ये क्या है, एक x बार है, तो x बार माइनस म्यू होता है। तो ये ई ऑफ x होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन मेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इधर वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो गया, पॉपुलेशन मेन हो गया। और थर्ड पार्ट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो नीचे दिया हुआ आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार अंडर द नल हाइपोथेसिस कंडीशन क्या होगा, mu1 इजिकल क्या होगा, mu2। mu1 इजिकल mu2 दैट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन्स, यानी उनमें कोई डिफरेंस नहीं है सिग्निफिकेंट, यानी ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इजिकल हम क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ x1 माइनस ई ऑफ x2। यहाँ पर देखो ई ऑफ x1 माइनस ई ऑफ x2, ये किससे लेते हैं, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ई ऑफ x1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, म्यू1 को, माइनस ई ऑफ x2 म्यू2 को। और म्यू1 और म्यू2 अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद में वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2, वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल क्या लिखा है, देखो v ऑफ x1 बार प्लस v ऑफ x2 बार। इसमें हमने जो पहले वाला पढ़ा था डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, उसमें लिखा था v ऑफ p1 माइनस p2 इज इक्वल, वहाँ लिखा था v ऑफ p1 प्लस v ऑफ p2। तो ये चीज़ किस तरीके से आती है, देखो यहाँ पर एक्चुअल में जो वेरिएंस होता है आपको पता होगा कि वेरिएंस किसको रिप्रेजेंट करता है, म्यू2 को रिप्रेजेंट करता है। और म्यू2 आपका क्या होता था, म्यू2
मोमेंट अबाउट मीन, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन क्या था, समेशन पी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस x2 का होल स्क्वायर पढ़ा था आपने। तो स्क्वायर की वजह से क्या होता है यहाँ पर, जैसे अगर v ऑफ x1 बार माइनस x2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो अंदर वेरिएंस के अंदर की जो वर्किंग होती है वो किस तरीके की होती है, देखो यहाँ पर समेशन x1 माइनस x2 का स्क्वायर होता है, तो वो यहाँ से और p होता है। तो ये जो पार्ट है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, x1 मिलेगा, x1 का स्क्वायर मिलेगा प्लस x2 का स्क्वायर मिलेगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2x1 x2, ये तीन चीज़ें मिलेंगी अपने को यहाँ से, ठीक है। तो ये जो x1 का स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करेगा v ऑफ x1, x2 का स्क्वायर वाला पार्ट आएगा वो v ऑफ x2 को रिप्रेजेंट करेगा, और माइनस 2x1 x2 है वो रिप्रेजेंट करेगा कोवेरिएंस जो नीचे लिखा हुआ है, एंड द कोवेरिएंस टर्म वेनिसेस। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओवरऑल ये इतनी चीज़ नहीं होती है, वी ऑफ x1 प्लस वी ऑफ x2, इसके बाद में आगे क्या लिखा होता है इसमें, एक्चुअल में ऐसे होता है माइनस साइन 2 ऑफ कोवेरिएंस ऑफ x1 कोमा x2, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। लेकिन ये जो कोवेरिएंस ऑफ x1 कोमा x2 होता है, ये टर्म वेनिस हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हमने लिखा भी है यहाँ पे कि एंड द कोवेरिएंस टर्म से vanishes since the sample means x1 bar and x2 bar independent. Under the null hypothesis condition, mu1 is equal mu2, so the test statistics becomes z is equal x1 bar minus x2 bar upon root of sigma 1 का स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर प्लस sigma 2 का स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। दिस इज द टर्म व्हेन mu1 is equal mu2। ये देखो यहाँ पर दिया आपको, एक्चुअल पार्ट अपना ये था, देखो यहाँ पे ये पार्ट, इसके अंदर अगर हमने अंडर mu1 इजिकल mu2 लगा देते हैं, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट अपना e ऑफ x1 माइनस x2, यानी ये mu1 माइनस mu2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये पार्ट हट गया, हटने के बाद में अपने पास क्या बचता है, वो बचता ओनली z इज इक्वल x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका वेरिएंस वाला पार्ट है उसका रूट होता है हमेशा, तो यहाँ वेरिएंस का रूट करते ही क्या हो जाता है अपने पास, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन की ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये वैल्यू, ये कहाँ से है, ये यहाँ से देखो, ये पार्ट नज़र आ रहा है आपको वेरिएंस वाला, ये पार्ट अभी अपने पढ़ा है वी ऑफ x1 प्लस वी ऑफ x2। तो वी ऑफ x1 कितना होता है, सिग्मा 1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n2, ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू हमने अब वहाँ पुट की है और इसका रूट लगाया है, ये देखो ये रूट लगा दिया, ठीक है। तो द टेस्ट स्टैटिक बिकम्स z इज इक्वल x1 बार माइनस x2 बार अपॉन दिस। नोट, if sigma 1 square is equal sigma 2 square is equal sigma square O, that means if the samples have been drawn from the population with common standard deviation, then under null hypothesis h naught mu1 is equal mu2, z is equal क्या हो जाएगा, देखो अगर अपने पास यहाँ पर ये कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों पॉपुलेशन के लिए सेम हो जाए तो क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखो सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों इक्वल हो गई, तो सिग्मा स्क्वायर मान लेते हैं उसको, और सिग्मा स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो वो रूट की वजह से क्या बन जाएगा, सिग्मा। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि जेड इजिकल कितना आ जाएगा, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन सिग्मा रूट ऑफ 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ मीन सॉल्व करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए। सेकंड पार्ट है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको समझते हैं कि लेट S1 एंड S2 आर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, देन अंडर नल हाइपोथेसिस sigma 1 is equal sigma 2, that means sample standard deviation do not differ significantly and the statistics is z is equal क्या हो जाएगा आपका S1 माइनस S2
upon standard deviation of S1 minus S2, and for large samples Z is equal S1 minus S2 upon root of sigma 1 का स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन 2n2। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी आपको डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। देखो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अंडर नल हाइपोथेसिस की कंडीशन में क्या होगा, सिग्मा 1 इज इक्वल सिग्मा 2। तो यहाँ पर देखो नीचे ये पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर वाला पार्ट। यहाँ से दोनों को इक्वल करके सिग्मा को बाहर कर लेंगे। तो ये देखो ये पार्ट सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर दोनों में दिख रहा है आपको। इस सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर वाला जो पार्ट है, इन दोनों को सिग्मा मान लेंगे तो सिग्मा को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बचेगा 1/2n1 प्लस 1/2n2। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर इन केस सिग्मा 1 का स्क्वायर एंड सिग्मा 2 का स्क्वायर आर अननोन एंड फॉर लार्ज सैंपल्स we use their estimate given by the corresponding sample variance। that means अगर अपने को किसी क्वेश्चन में population standard deviation missing हो तो हम at that time for large samples we can consider sample variance as a population variance। so for this the test statistics is Z is equal S1 minus S2 अपॉन रूट ऑफ S1 का स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन 2n2। दिस इज द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ वी सी सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। फर्स्ट वन इज द एवरेज आवरली वेजेज of a sample of 150 workers in a plant A was Rs 2.56 with a standard deviation of Rs 1.08. The average hourly wages of a sample of 200 workers in a plant B was 2.87 with a standard deviation of Rs 1.28. Can an applicant safely assume that the hourly wages paid by plant B are higher than those paid by plant A? तो अपने को क्या कह रहा है कि दो प्लांट लगे हुए हैं, एक प्लांट ए है और दूसरा प्लांट बी है। प्लांट ए में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो कितने हैं, N1 इजिकल हमने मान लिए 150, और जो प्लांट बी है उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं वो अपने को कितने गिवन है, N2 इजिकल 200। अब N1 जो हैं प्लांट ए में जो N1 वर्कर्स हैं उनकी जो एवरेज सैलरी जो बन रही है, वेजेस बन रहा है, वो कितना बन रहा है, x1 बार इज इक्वल 2.56 एंड s1 इज इक्वल क्या बन रहा है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कौन सा है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, Rs 1.08। सिमिलरली फॉर N2 इज इक्वल 200 वर्कर्स के लिए जो वेजेज है आपका, और एवरेज आवरली वेजेज है वो कितना है, x2 बार इज इक्वल 2.87 हो गया एंड देयर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन s2 इज इक्वल 1.28। अब ये बोल रहा है कि कैन वी एज्यूम, कि क्या हम ये सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि जो प्लांट बी के अंदर जो आवरली वेजेस प्रोवाइड दिया जा रहा है वो प्लांट ए से हायर है। तो ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है। सैंपल्स आर लार्ज, सो अंडर द नल हाइपोथेसिस μ1 इज इक्वल μ2। μ1 इज इक्वल μ2 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन लेवल ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर्स इन प्लांट ए एंड प्लांट बी। तो ये तो हो गया अगर अपन नल हाइपोथेसिस में वर्किंग करते हैं। देखो तो उसका मतलब तो क्या होता है कि μ1 इज इक्वल μ2, यानी दोनों को जो एवरेज वेजेज मिल रहे हैं वो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी ऑलमोस्ट देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज। सेकंड वन है जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी जो μ2 का मतलब हो गया जो प्लांट बी वाले जो हैं उनको जो एवरेज वेजेज मिल रहा है वो ग्रेटर देन है प्लांट ए से, जो हमें अज्यूम करने के लिए बोला था क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये चीज़,
ये देखो, assume that the hourly wages paid by plant B are higher than those paid by plant A। तो ये चीज़ अपने को कह रहा है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, दैट मीन्स μ1 इज लेस देन μ2, और इसको बोलते हैं लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। एंड द टेस्ट स्टेटिक्स अंडर एच नोट। अगर अपन अंडर नल हाइपोथेसिस वर्किंग करते हैं तो अपने पास फॉर्मूला पहले से पढ़ा हुआ अपना कि क्या होता है कि जेड इज इक्वल x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार पढ़ा था। तो x1 बार माइनस x2 बार का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था ही। तो इसमें आ रहा है आपके पास S1 और S2, जबकि फॉर्मूले में पढ़ा था सिग्मा 1 सिग्मा 2। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर सैम्पल साइज आर लार्ज है आपके पास और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉर पॉपुलेशन इज मिसिंग है, यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मिसिंग है, तो एट दैट टाइम वी यूज सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन S1 एंड S2। ये चीज़ बताई थी आपको, तो वो हमने यहाँ यूज कर ली। तो जेड इजिकल कितना हो जाएगा? देखो x1 की वैल्यू कितनी है? 2.56 है, जो अपने को अभी डिफाइन की हुई सारी ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। x1 की वैल्यू पुट कर दी, x2 की कर दी, S1 S2 N1 और N2 सारी वैल्यू अपने को दी हुई है। जब सभी वैल्यू हम पुट करते हैं तो जेड की वैल्यू अपने पास आती है -2.46। एंड फॉर क्रिटिकल रीजन देखो जेड इजिकल आ गया -2.46। क्रिटिकल रीजन क्या होता है कि फॉर ए वन टेल टेस्ट द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 1.645। इस चीज़ को ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको मेन दिया हुआ है कि एक्चुअल हम क्या इससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो क्रिटिकल रीजन देखो आपको क्या बता रहा है कि फॉर वन टेल टेस्ट का मतलब हो गया आइदर वन इज हाई, आइदर प्लांट ए और प्लांट बी हैव देयर वेजेज हाई। तो फॉर ए वन टेल टेस्ट द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 1.645। द क्रिटिकल रीजन फॉर लेफ्ट टेल टेस्ट thus consist of all values of z लेस देन -1.645। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो z की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? -1.645 से कम होनी चाहिए। कंक्लूजन क्या है कि बिकॉज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z -2.46 इज लेस देन critical value of -1.645, it is significant at 5% level of significance. Therefore, the null hypothesis is rejected at 5% level of significance, and we conclude that average hourly wages paid by plant B are critically higher than those paid by plant A. तो यहाँ पर देखो आप कि वन टेल टेस्ट के लिए जो जेड की वैल्यू है -1.4165 होनी चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू जो बताइए कि एट 5% पे, और अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो कितने आ रही है? -2.46 आ रही है, विच इज़ लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू। इट इज़ सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अंडर नल हाइपोथेसिस इट इज़ रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जेड की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए थी? -1.645 के इक्वल होनी चाहिए थी जेड की वैल्यू। अगर ऐसा होता, जेड की वैल्यू इक्वल टू 1.645 के इक्वल होती, तब हम कहते हैं कि ये कितने पर है? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अगर इसकी वैल्यू इससे कम आ रही है, इसका मतलब उसके अंदर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे ज़्यादा का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, यानी 5 से ज़्यादा लाइक 6% हो गया, 7% हो गया, इस तरीके से होना। तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। देखो ये पार्ट हमने लिखा हो ना, देयरफॉर द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये इसलिए हुआ है, ठीक है। एंड वी कंक्लूड दैट अगर नल हाइपोथेसिस इज नॉट वर्किंग देन वन टेल टेस्ट इज वर्किंग। और वन टेल टेस्ट क्या था अपना कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 और वी कैन से μ1 इज लेस देन μ2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर μ1 की वैल्यू अपने पास क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि वी कंक्लूड दैट द एवरेज आवरली वेजेज पेड बाय प्लांट बी आर सर्टेनली हायर देन दोज पेड बाय ए। ये किस तरीके से क्लियर हुआ कि हमने चेक किया कि पहले हमने माइंड में ये लेके चले कि μ1 और μ2 क्या है? इक्वल है, यानी दोनों का एवरेज वेजेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है?
इक्वल मिल रहा है। इस कंडीशन को हम लेके चले और हाँ, ये जो कंडीशन थी वो कहाँ तक हमने सही मानने की कोशिश की, 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तक। बट जो हमने सोल्व किया और जेड की जो वैल्यू आ रही है अपने पास, टेस्ट स्टैटिक की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से भी लेस देन आ रही है, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, -2.46, विच इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू 1.645. So it is significant at 5% level of significance is rejected, and conclude the average wages paid by plant B are certainly higher than those paid by plant A. This is just because of under the null hypothesis is rejected and alternative hypothesis is left one tail test is working. Another example we take regarding this topic. So random example 2, random samples drawn from two countries gave the following data relating the height of adult males. मेन हाइट क्या दी हुई है, देखो आपको कंट्री, दो कंट्री हो गए अपने पास, कंट्री ए और कंट्री बी। मेन हाइट यानी इनकी जो हाइट दी हुई है x1 बार और x2 बार वो कितनी है, 67.42 और 67.25, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इनका कितना है 2.58 और 2.50, एंड नंबर इन सैम्पल्स आपको कितने दिए हुए हैं 1000 और 1200। तो अगर हम बेसिक कहें तो अपने को N1 और N2 दिया हुआ है 1000 और 1200, और मेन इनका दिया हुआ x1 बार x2 बार, और S1 और S2 इनके स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। अब इसमें पूछा क्या आपको, देखो पहला पूछा है कि इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मीन इज सिग्निफिकेंट, ये कि दोनों चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, डिफरेंस ऑफ मीन सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सेकंड पार्ट में पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट। तो दोनों चीज़ें अपने को डिस्कस करनी है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन द मीन इज सिग्निफिकेंट और नॉट। इसके लिए तो अंडर नल हाइपोथेसिस हमने क्या पढ़ते हैं कि H0 इज क्या होता है आपका μ1 इज इक्वल μ2, दैट मीन्स द सैम्पल मीन्स डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, और H1 जो रिप्रेजेंट करा वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दैट मीन्स μ1 इज नॉट इक्वल μ2। इसको बोलते हैं टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट का मतलब जैसे अभी हमने लास्ट वाले में पढ़ा था, अगर अपने वो ग्रेटर देन या लेस देन का साइन दिया हो तो वो क्या होता है, वन टेल टेस्ट होता है। अगर μ1 इज नॉट इक्वल μ2 दिया हो तो वो कौन सा होता है, टू टेल टेस्ट बोलते हैं उसको। सो अंडर द नल हाइपोथेसिस H0 द टेस्ट स्टैटिक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है कि Z इज इक्वल कितना होता है, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 माइनस x2। ये कितना होता है, रूट ऑफ S1 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन N2। देखो अगर यहाँ पर हम देखें, इसमें ये पार्ट आपको दिया है, इसमें देखो Z की इज इक्वल x1 बार दिया हुआ, तो x1 की वैल्यू दी हुई है, x2 की है, S1 S2 N1 N2 सारी वैल्यू अपने को दी हुई है। अगर ये सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो Z इज इक्वल अपने पास कितना आता है, 1.56 आता है। और कंक्लूजन के अंदर हम डाल रहे हैं कि बिकॉज मोड ऑफ Z इज लेस देन 1.696। अभी हमने पढ़ा है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए 1.696 होती है Z की वैल्यू। अगर ये इससे कोई भी वैल्यू कम आती है तो वहाँ पर नल हाइपोथेसिस इज नॉट वर्किंग। तो सेम चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि Z की वैल्यू 1.56 है, और यहाँ पर Z की वैल्यू जो 1.56 अगर पुट करते हैं तो विच इज़ लेस देन द 1.696। सो अंडर नल हाइपोथेसिस may be accepted at 5% level of significance, and we conclude that there is no significant difference between the sample means. सेकंड पार्ट क्या आपका कि अंडर H0 देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपने को अभी बताया था मैंने, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन, ये आपको अभी बताया था मैंने। Z इजिकल कितना होता है, S1 माइनस S2 अपॉन रूट ऑफ S1 का स्क्वायर अपॉन 2N1 होता है, ध्यान रखना, प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन 2N2 होता है। तो Z की वैल्यू, Z इजिकल ये सारी वैल्यू हम पुट करते हैं S1 S2 और N1 N2 की वैल्यू, तो Z की वैल्यू आती है अपने पास 1.03। कंक्लूजन क्या है कि बिकॉज मोड ऑफ Z इज लेस देन 1.96 द डेटा डू नॉट प्रोवाइड एस एनी एविडेंस अगेंस्ट द null hypothesis which may be accepted at 5% level of significance, hence the sample standard deviation do not differ significantly। तो ये आपके दो एग्जाम्पल थे जो दोनों में आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि जैसे डिफरेंस ऑफ मीन है वो
है या नहीं है, उसके लिए क्या कहा है कि जेड की वैल्यू अपने पास 1.56 है और 5% लेवल पे जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी हो रही है 1.696 है। तो मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1.696, सो अंडर नल हाइपोथेसिस may be accepted at 5% level of significance, and we conclude that there is no significant difference between the sample means. So we can say that mu1 is equal mu2 can be considerable, and in the second part s1 is equal s2, or we can say second sigma 1 is equal sigma 2 can be considered in this part. ओके तो स्टूडेंट्स ये आपके दो एग्जांपल्स थे, और इनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से कॉल करके पूछ लेना। थैंक यू।